ये जो बिल है सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा बिल, ये एक प्रकार से अभूतपूर्व है, क्योंकि पहली बार हमारे इतिहास में इसको पार्लियामेंट में पेश करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री ने इस बिल को तैयार नहीं किया। ये बिल तैयार हुआ जो हमारे संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो एक प्रधानमंत्री के दस्तखत से बनी है और एक काउंसिल है जिसमें ऐसे लोग हैं जिनको देश में कोई पहचानता नहीं है, और जो लोग उनको बारे जानते हैं कि ये खुद बड़े सांप्रदायिक लोग हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल तो कभी विधायक हमारे विधान में या हमारे विधि में कभी बन नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है। और हमारी संविधान का संशोधन एक हद तक ही की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में और अन्य केसों में, बुम्बई के केस में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि एक मूलभूत ढांचा है हमारी संविधान की, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं जा सकता है। क्रांति हो जाए तो अलग बात है, सरकार को उखाड़ के फेंक के कोई मिलिट्री की रूल आ जाए वो अलग बात है, लेकिन संवैधानिक यानी लोकतंत्रीय तरीके से हमारी संविधान में कई ऐसे बातें हैं जिसको मेजॉरिटी से नहीं बदला जा सकता है। जैसे मेजॉरिटी से या 2/3 मेजॉरिटी से इस देश की रानी सोनिया गांधी को नहीं बनाया जा सकती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में है कि हम रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं और इसीलिए उसको नहीं बदला जा सकता है। मूलभूत अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तो इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है संविधान का, जिसको हम कह सकते हैं हड्डी है, और वे बाकी जो हैं सब उसकी मांस है। तो वो इसीलिए ये उसका बिल्कुल विपरीत है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जैसे रामा जॉयस ने अभी जिक्र किया था, 1960 में राजस्थान का केस में जहां सरकार ने फाइन किया सिर्फ एक कम्युनिटी को, तो कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में एक कम्युनिटी को टारगेट करना अवैध है और संविधान का विरोध है, और इसीलिए उसी के आधार पर कभी ये बिल पास होगी तो हमें आनंद होगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको संपूर्ण रूप से ध्वस्त करना। लेकिन हम तो इस बिल का इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जो मंशा काम कर रही है इसके पीछे, वो मंशा को समझना चाहिए। हम लोग अपनी शक्ति को नहीं समझते, हमारी संख्या को नहीं समझते। जब मंशा नहीं है तो ये सारी बेकार है। 1000 बकरी खड़े एक जगह में, एक शेर आएगा तो संख्या तो बकरी के साथ है, लेकिन भागेगा बकरी और उसका पीछा करेगा शेर और अपना लंच और डिनर भी पूरा करेगा उसमें। इकट्ठे होकर के इस शेर का क्या मुकाबला करना, ये कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनका मंशा ऐसा बना नहीं है। वैसे ही शक्ति भी पर्याप्त नहीं है जब मंशा नहीं है। सर्कस में 5 सिंह होंगे और उसके वो पिंजरे के अंदर होंगे, और जब ये एक दुबला पतला रिंग मास्टर जाएगा और उनको हुक्म देगा ऊपर चढ़ो, मेज पर चढ़ो, सीढ़ी पर चढ़ो, वो आज्ञा मानते हैं। एक एक सिंह वहां इतनी शक्तिशाली है कि अपने पंजे से इस
इस रिंग मास्टर को मारे तो वो मर जाएगा। दांत से काटने की बात छोड़िए, बट पंजे से ही काफी हो जाएगा। लेकिन वो आज्ञा मानते हैं क्योंकि बचपन से जब पैदा हुए हैं उस समय से इसको पाला ऐसा कि उसका मंशा ऐसा बनाए जाए। और इसीलिए शक्ति, महाशक्ति होने के बाद, बहुत शक्ति होने के बाद भी ये जो सिंह है ये मानती है। मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मनमोहन सिंह क्यों इतना दबता है जब प्रधानमंत्री के पद में इतनी शक्ति है। वो भी सर्कस का सिंह है, वो असली सिंह नहीं है। और रिंग मास्टर ये इटालियन औरत है। तो ताकत होने के बाद भी, शक्ति होने के बाद भी, तो ये मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी जो मंशा तैयार की जा रही है, अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजी शिक्षा से झूठे झूठे इतिहास लिख करके, और उससे ये सारा आज मंशा को कैसे तैयार करें कि ताकि आखिर में आप हताश हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, मुसलमान भी बन जाएं। ये इसके पीछे मंशा है और इसीलिए इसको डट के विरोध करना है। बिल तो आएगा नहीं, लेकिन इस तरीके से धीरे 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 आपको तैयार की जा रही है। और कभी आप कमजोर पड़ जाएं तो ये बिल आ जाएगी, और बिल पार्लियामेंट में पास होना, उसके बाद ही इसको क्रियान्वित करना, ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में एक अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार होती है और 6 महीने के बाद वो पार्लियामेंट में पास हो सकती है। और यदि एक बार ये इसको अध्यादेश में लाए, 6 महीने के लिए खूब करेंगे, उस तक हो सकता है आपका हौसला भी टूट जाए और पार्लियामेंट में भी पास हो जाए। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें जागरूक रहना है और हमें आज से तैयार होनी चाहिए। इसकी बुराई करना, इसके लिए कदम उठाना, ये करना है। अब इसकी जो धाराएं हैं इसकी तो बहुत स्पष्टीकरण दी गई है। दोनों माननीय रामा जॉयस और हमारे भूतपूर्व एम्बेसडर ने बड़े विस्तार से आपको बताई है और आप देख सकते हैं। पहला है जो ये शुरुआत होती है कि समाज 2 हिस्से में बटा है। एक है हिंदू, जिसको वो हिंदू नहीं कहते हैं, मेजॉरिटी कहते हैं, और मेजॉरिटी कश्मीर में नहीं लागू होगी, जिला में नहीं लागू होगी, लेकिन प्रांत में होगी, देश में होगी। तो उस परिभाषा में मेजॉरिटी हिंदू ही है और कोई नहीं है। और दूसरा है एक ग्रुप कहते हैं, उस ग्रुप में मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उसमें उन्होंने जानबूझकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी जोड़ दिया है। और वो कहते हैं कि इस ग्रुप जो है, जब भी कोई हिंसा होगी इस ग्रुप के विरुद्ध में हुआ या इस ग्रुप में किसी को चोट आया, उसी को देखेंगे। मेजॉरिटी को कोई चोट आए, बलात्कार होए, हत्या होए, इस बिल से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये जब विधान में आ जाएगा, ये हमारे कानून बन जाएगी, तो इस कानून का प्रयोग नहीं हो सकेगा। तो इसी प्रकार से जैसे बताया गया, गुप्ता जी ने बताया, आर्टिकल 70, 71, 72 या सेक्शन 70, 71, 72, उसमें लिखा है कि एक मुसलमान पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट देता है, तो पुलिस का जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है कि इस कंप्लेंट को रजिस्टर करना है FIR में, और ये मानकर चलना है कि ये सत्य है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगे तो बदला जा सकता है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में तो पुलिस ही गिरफ्तारी कर सकती है, आपको कोर्ट की जरूरत नहीं। यह भयंकर है। उसी प्रकार से यह माना जाएगा कि जैसे आज मैं आपको भाषण दे रहा हूं, यहां से निकल के आप जाकर अपने मोहल्ले में किसी मुसलमान को थप्पड़ मार दो
या कुछ उसको जख्म कर दो, तो ये माना जाएगा कि मैं भी उस आपको उत्साहित किया है और मेरे उत्साह, आप हमसे उत्तेजित होकर हमारी भाषण को सुनकर आपने जाकर ये किया है। बाद में हमें सफाई देना होगा, वो छोड़ सकते हैं, परंतु वो लंबा चलेगा। तो इसीलिए ये एक दूसरी बात है कि आप कोई एक आपके ग्रुप से जाकर हिंसा करेगा तो सारा ग्रुप का जो नेतृत्व है वो भी दोषी है, ये माना जाएगा। कोई प्रवचन कर रहा है साधु, और ये ज्यादातर मैं बता रहा हूं ये साधु को निशाना के में है, हम लोगों को कम है उसमें, हमारे लिए तो दूसरे धाराएं हैं। पर साधु समाज को काबू में लाने के लिए किसी प्रवचन से कोई उठकर चले जाएं और हिंसा करें तो फिर सेक्शन 7 के अनुसार वो जो साधु है जिसने प्रवचन किया वो है मुख्य प्राथमिक दोषी। फिर मान लीजिए ये तो सेक्शन 8 है, सेक्शन 7 में ये भी है कि एक देखता है कोई कि एक हिंदू पुरुष और एक मुसलमान महिला दोनों एक घर में ठहरे हैं, अब उनका शादी हुआ होगा, लेकिन ये प्रिजम्पशन होगा, यानी ये एक प्राइमा फेसी ये माना जाएगा कि इसने उसको जबरदस्ती रखा है और उसकी बलात्कार की है, ये पहला माना जाएगा। उसके बाद जांच के बाद उनकी शादी है ये सब पता करके उनको छोड़ा जा सकता है, ये लिखा है सीधा। अब वो जो मैंने ग्रुप की बात की थी वो सेक्शन 15 है, 7 ये है। इसी प्रकार से आपको इन्होंने कहा है इसमें कि एक नेशनल अथॉरिटी ऑफ कम्युनल हार्मनी बनेगी जो प्रांतों को आदेश देगी कि क्या करना है। अभी तो बिल्कुल ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ कम्युनल हार्मनी को, ये नेशनल अथॉरिटी फॉर कम्युनल हार्मनी कौन बनाएगा, कौन होंगे उसमें? अधिकांश इन्हीं के लोग होंगे। कौन है इनके लोग जिन्होंने ये बिल बनाई? ये महारथी लोग, हर्ष मंडल, नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, पागल, यानी एक ही बात है तीनों। फराह नकवी, मैं नहीं जानता हूं, पता नहीं आप में से कोई जानता है? हाँ ऐसे ही है। गोपाल सुब्रमण्यम कौन है? उसने कहा कि राम मिथ्या है और डंडा पड़ी उसको सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु केस में, तो फिर वो एफिडेविट वापस हुआ। माजा दारू वाला, नजमी वजीरी, पीएल जोस, प्रसाद सिरीवेल्ला, तीस्टा सेटलवाड, इसका नाम कहीं सुना है मैंने, बहुत सच बोलने वाली है, मैंने सुना है। उषा रामनाथन, वृंदा ग्रोवर, ऐसे लोग उसमें हैं। यह है ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से कोई मशहूर वकील नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई किसी ने एक संविधान में पुस्तक लिखा है, नहीं है। इनका एक ही क्वालिफिकेशन है, सब सोनिया गांधी के चमचे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है।